Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute. Okay. Good morning, sir. Good morning. Have you started some other chapter in physics also? हिमांशु, Yes, sir. आपने कोई और चैप्टर भी शुरू कर लिया है फिजिक्स में या अभी यही चल रहा है? आपकी एक और क्लास हुई होगी ना फिजिक्स की दूसरे सर से? हाँ जी सर यही चल रहा है। अभी यही चल रहा है उसमें अभी वो और कोई क्लास हुई नहीं है ना इसके अलावा? नहीं Yes, सर, sir. एक क्लास चल रही है मुकेश सर की, अच्छा, सर वो चैप्टर की चल रही है। वो भी इसी चैप्टर? फिजिक्स की। यस सर, हाँ। चैप्टर 1। अच्छा, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से आज किसी कारण से कम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू कर लेते हैं। हाँ? Okay, so we had covered the basic concepts. Okay. ये वाले टॉपिक आपने पढ़ा दिया था पहले ही। हाँ हाँ, पढ़ा दिया है ये। I am just revising and coming to the next part. Okay. So हमने we talked about what is science. We also talked about what is scientific method. Okay. That there are observations, there is reasoning, there is mathematical modeling, and eventually theories are proposed, challenged, falsified, and new theories are established. So it's a very dynamic process. We also talked about the fact that the scientific method is a flexible method. There can be observations before the theory, there can be theory before the observation, and eventually things need to fall in place. जब अगर कोई चीज कॉन्ट्रेडिक्ट करती है तो उसके हिसाब से थियरीज या ऑब्जर्वेशंस को रिवर्क किया जाता है। ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट द की थ्रस्ट एरियाज ऑफ physics, where is a lot of work being done, okay, in expanding the scope, in improving the accuracy of the explanations that we have in reductionism. Do you remember what is reductionism? Can somebody tell me what is reductionism? In simple words, I don't need a proper definition. बताइए हिमांशु, रिडक्शनिज्म क्या होता है? हिमांशु, हिमांशु, आई कांट हियर। ओके, कोई और बताइए। माही, आप बताइए क्या होता है रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म क्या होता है? Sir, reducing of any data. Not really. It's not reducing of data. It is trying to explain a more complex phenomenon based on simpler constituent phenomena. ओके, कहने का मतलब ये है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है,
उसको समझना तो बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको उसके छोटे छोटे टुकड़ों में या उसकी सिंपलर थियरीज में उसको समझा दें तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेटा को कम नहीं करते हैं इसमें। अब जैसे मान के चलिए एक समय था जब हीट को हम नहीं समझ पाते थे कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हमारे पास केवल ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास कि अगर आप हीट देते हो तो एक लिमिट में टेम्परेचर भी बढ़ता है, कभी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है हीट देने में, और इन्हीं एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पे बहुत सारी थियरीज बनती रहती। लेकिन बाद में हमने थ्रू काइनेटिक थियरी, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ेंगे इस साल, ये एक्सप्लेन किया कि जो हीट है, जो टेम्परेचर है, ये चीजें बेस्ड है काइनेटिक एनर्जी पे कि पार्टिकल्स किस तरह मूव करते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो बेसिकली सिंपल मैकेनिकल एनर्जी बट एट अ पार्टिकल लेवल। ठीक है, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन ऑफ हीट को किस तरह एक्सप्लेन कर दिया, जो मैकेनिक्स के बेसिक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे कि मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन है, हमने उस बेसिस पे हीट और टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया। तो ये रिडक्शनिज्म है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना। और यूनिफिकेशन दूसरा थ्रस्ट एरिया है जो हमने डिस्कस किया। कोई बताएगा यूनिफिकेशन क्या है? वंशिका आप बताइए यूनिफिकेशन क्या है? वंशिका, वंशिका आज कम लोग हैं और आई डोंट थिंक यू आर पेइंग अटेंशन। कौन और हाँ, कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ आप बताइए। किसी चीज को सर यूनिफाइड, मतलब यूनिफाइड करना ओके, किसी चीज को। हाँ, यूनिफाई करने का मीनिंग क्या हुआ? मतलब वो तो, हाँ बताइए। सर जैसे कि हम यूनिफाई किसी चीज को एक साथ लेना, जैसे कि हम ले सकते हैं जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का यूनिफिकेशन किया किसी अदर फोर्स से जो भी हमारे नेचर में है। बिल्कुल, तो इसका मतलब यूनिफिकेशन का ये है कि शुरू शुरू में हम किसी एक फिनोमिनन को किसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और किसी दूसरे को किसी और थियरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हो सकता है कि इन सब में कोई किसी तरह से ये जुड़े हुए हों। ठीक है, और अगर हम ये लिंक ढूंढ लेते हैं उसके बीच का, तो हम एक थियरी बना सकते हैं जिससे कि दोनों फिनोमिनन एक्सप्लेन हो जाएं। ठीक है ना? अगर हम ऐसा करते हैं, जब जब हम ऐसा करते हैं तो उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिडक्शनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों सुनने में एक दूसरे के उल्टे लगते हैं लेकिन उल्टे हैं नहीं। ठीक है, अब ये केवल एक थियोरेटिकल डिस्कशन है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछ लेगा। लेकिन बात ये है कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स बनते हैं, आगे चलकर आप हायर एजुकेशन में भी फिजिक्स पढ़ते हैं, तब ये शब्द आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होंगे। ठीक है, उस समय अगर इनका मतलब नहीं पता तो कठिनाई होगी, इसलिए हमें ये मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने ये भी बात की थी नेचुरल साइंसेस की, आई डोंट हैव टू रिपीट दिस, दिस इज वेरी बेसिक। हमने किस तरह से हम फर्स्ट ईयर में यहाँ मास के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, मास रिलेटेड, मैकेनिक्स रिलेटेड फिनोमिनन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। चाहे साउंड हो चाहे हीट हो, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से समझाएंगे। और सेकेंड ईयर में हम चार्ज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, लाइट हो, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम चार्ज की मदद से समझाएंगे, चार्ज, उसका मोशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने ये डिस्कस किया था। अब आगे, ठीक है, कि 4 fundamental forces of nature, right? So this is a level of unification, okay? A level, not a complete level. We still cannot explain all the forces using one concept, okay?
but we have brought it down to 4, or you could say 3. Okay, we will explain why 3, but for now, as per our text, we will call it 4. Okay, what are these? So we will understand these forces, we will understand how strong they are. Okay, so the weakest of all, right, is the gravitational force. Now, gravitational force, we find it pretty strong, right? It's not like we find it weak, but it is very strong only because Earth is huge and we are very, very close to Earth. Okay, this force happens because of presence of mass. Okay, now massive things, bigger mass things have more gravitational force. Okay, the other force, I will now talk about the third force. Okay, the electromagnetic force. Okay, so what about electromagnetic force? This force is produced by the charges. Okay, you have studied in earlier classes, you could use a comb and brush it into your hair and it can pick up small pieces of paper because of electrostatic force, you said there, right? But we have combined the electrical forces and magnetic forces together under the same type of force, which is electromagnetic force. Both happen because of presence of charges. Okay, and these are the two forces that we will study about a lot in these 2 years. Then there are two forces which are only found in nucleus of an atom, okay, and in the subnuclear particles. Okay, these are weak nuclear force and the strong nuclear force. Okay, now the weak nuclear force is somewhat related to the electromagnetic force. Although it is different, it is somewhat related to. Okay, so these have been currently been combined under a single theory called the electroweak forces. Okay, however, till now we still study them as two separate. So some amount of unification is happening here continuously. Okay, now let's look at the magnitude of these forces. The strongest is what is known as the strong nuclear force. The word strong is there to tell you about that, right? So this is the strongest. Now, if we assume this to be a unit, okay, let's say that this is just one unit, okay, then the electromotive force is 1/100th of this force. Okay, now 1/100th is pretty weak, right, compared to this, but yet this is very strong when you compare it with the weak forces. The weak nuclear forces are 100 billion times weaker than this. 100 billion times weaker. Okay, so very, very, very weak. Okay, and then we come to gravitational force, which is, you know, a lot weaker. Okay, a billion times weaker than the weak nuclear force. So if you will see, if we make a comparison from the strong force all the way to gravitational force, this is like 1 followed by 39 zeros time weaker. Okay, so there is a huge difference in the magnitude of these forces. But if this strong nuclear force is so strong, okay, why don't we experience it all the time much more than the gravitational force? Because the force that we tend to experience in our daily life is the gravitational force only. Sometimes we might experience some electromagnetic force when we are using a magnet or something, but otherwise we are almost always think that this is the main force, right? Why don't we experience the strong nuclear forces in our daily lives? Can somebody try to answer that question?
कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, जबकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 raised to the power 39 times of the gravitational force. That is huge. राहिब, आप बताएंगे? राहिब खान, राहिब खान आप हैं क्लास में? हेलो, हाँ कौन बताएगा? चलिए नैना आप बताइए। हेलो सर ये वाला नहीं पता सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखिए पता हो ना पता हो आप ना जवाब दे दीजिए, राइट, कि नहीं पता इज अ जवाब। मुझे पता चलता है कि मुझे क्या बताना है, अदरवाइज आई विल कीप एक्सप्लेनिंग थिंग्स व्हिच यू गाइस माइट नो, राइट। और मैं जो आपको नहीं आता वो समझ लूंगा, हो सकता है आपको आता है, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप गैस कर Yes, सकते हैं, देखिए फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग, तो आप गैस कर सकते हैं कि क्यों नहीं होता होगा। ये टेबल में आंसर इसका छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये छुपा हुआ है यहीं टेबल में आंसर। आंसर ये है कि जो इसकी रेंज है वो बहुत बहुत छोटी है। ये केवल इतनी छोटी है कि एक एटम का न्यूक्लियस के ही अंदर काम करती है, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर के कितने हिस्सा, देखिए 1 मीटर का एक आर्मस्ट्रॉन्ग आपने यूनिट पढ़ी है, राइट, विच इज 10 raised to the power -10 मीटर, बहुत छोटी यूनिट आपने यही पढ़ी है। ये यूनिट है फर्मी मीटर, राइट। इतनी सर क्या है यूनिमीटर? 10 raised to the power -15 is called फर्मी, फर्मी मीटर, ओके। तो बहुत बहुत छोटी यूनिट है। आप सोचिए न्यूक्लियस एटम का कितना छोटा होता है, बहुत ज्यादा। ये उससे भी कम रेंज में काम करती है, और इतने निकट तो हम कभी किसी चीज के जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये फोर्स हम कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करते, ये केवल जब हम स्टडी करते हैं सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स को, ठीक है, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, जब वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, केवल उन्हीं पे ये फोर्स अवेलेबल हो पाती है। हम अगर थोड़ा भी आप दूर है, 1 मीटर दूर खड़े हैं, तो ये प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देखते हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई कम तो नहीं है। देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised to the power 37 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, वो तो बहुत होता है। अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इसकी रेंज भी इनफाइनाइट है, इसका मतलब काफी दूर तक काम करती है ये। हम तभी भी इसको डे टू डे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना एक्सपीरियंस नहीं करते, क्यों नहीं करते? रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है। हाँ, आई थिंक इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है। नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल से, वही मैं बता रहा हूँ। 10 raised to the power 37 टाइम्स, बहुत ज्यादा है। और इसकी रेंज भी इनफाइनाइट है ग्रेविटी की तरह, यानी कि काफी दूर तक काम करती है। जैसे ग्रेविटी है, सन से अर्थ तक भी काम करती है ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत दूर दूर तक काम करती है। फिर भी हम डे टू डे लाइफ में हर जगह ये नहीं देख रहे हैं कि चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर उधर उड़ रही हैं, चिपक रही हैं, कुछ हो रहा है, कभी कभार देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चार्जेस जो होते हैं, जो आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, और ज्यादातर हम जो चीजें देखते हैं वो क्या होती हैं, वो चार्ज होती हैं या क्या होती हैं? हमारे चारों तरफ जो ज्यादातर चीजें हैं वो क्या होती हैं, चार्ज या अनचार्ज? अनचार्ज के लिए क्या वर्ड होता है?
न्यूट्रल। तो ज्यादातर चीजें न्यूट्रल होती हैं और इसीलिए हम ये फोर्स भी कम एक्सपीरियंस करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी ग्रेविटेशनल से बहुत स्ट्रांग है, मगर इसकी रेंज तो स्ट्रांग फोर्स से भी कम होती है, फर्मी मीटर से भी कम होती है। इसलिए सवाल ही नहीं है कि हम डे टू डे लाइफ में से एक्सपीरियंस करें, और हम ज्यादातर एक्सपीरियंस करते हैं ये ग्रेविटेशन, जबकि ये वीकेस्ट। ठीक है, तो इतनी बड़ी कहानी का मतलब क्या है? कुछ चीजें इस स्लाइड से आपको समझनी है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। आपको एग्जैक्ट नंबर याद ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, उनका रेंज क्या है थोड़ा वो याद होना चाहिए, क्योंकि वो कोई मुश्किल नहीं है याद रखना। एटलीस्ट कि बहुत छोटा है ये, किसका बड़ा है ये याद होना चाहिए। और आपको ये समझ आना चाहिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इस नेचर में, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं किसी रीजन से, और वो रीजन का थोड़ा आइडिया। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझ आने चाहिए, जैसे हमने रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन एटसेट्रा पढ़े थे। एक चीज है जो हम फिजिक्स में हमेशा यूज करेंगे, वो है अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन आप सबको पता ही है क्या मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है सिंपल टर्म्स में, तो अगर 7.1 है तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं कि ये 7 मीटर हो गया। तो इससे थोड़ी लाइफ कैलकुलेशन से सब आसान हो जाते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेशन का और भी एक मतलब है यहाँ पर, वो ये है कि मान लीजिए मैं एक फिनोमिनन को स्टडी कर रहा हूं, लेकिन नेचर में कभी भी कोई भी फिनोमिनन अकेला तो होगा नहीं, राइट? जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी हमेशा हर जगह लग रही है, लेकिन वो कमजोर है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम जब स्टडी करते हैं तो हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स पे फोकस कर सकते हैं और इफेक्ट बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरह हम इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो इग्नोर कर सकते हैं ऑन हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस चीज को कि हम सिग्निफिकेंट चीज पे फोकस कर इनसिग्निफिकेंट चीजों को हटाकर एक अप्रोक्सीमेट मॉडल बना के पढ़ाई करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, तो आप ये चीजें कई बार कहेंगे अपने क्वेश्चंस में भी आगे कि दिस कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल। ओके, तो जो नेग्लिजिबल चीजें हैं हम उन्हें इग्नोर कर लेते हैं। चलो फ्रिक्शन को इग्नोर कर लो, एयर ड्रैग को इग्नोर कर लो, और अब प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन का। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम, हर एक सिस्टम किसी ना किसी सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ हमेशा इंटरेक्ट करता है, लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये सिस्टम किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तब केवल हमें उसी सिस्टम के अंदर होने वाली एक्टिविटीज पे फोकस करना है। और ज्यादातर हम जब स्टडी करते हैं तो आइसोलेशन में स्टडी करते हैं। ओके, फिर कंजर्वेशन ऑफ लॉज। ओके, कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं? कोई बताएगा एक दो कंजर्वेशन लॉज? यस सर। Sir, conservation of mass law and conservation of कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़े हुए हैं, राइट? यस सर। का मतलब ये होता है, और उसमें हम फिर क्या बोल देते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में ये कंजर्व होते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ना क्रिएट हो ना डिस्ट्रॉय हो, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम रहे, चाहे उसकी फॉर्म चेंज हो जाए। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम उसे कंजर्वेशन लॉज बोलते हैं। अब ये कंजर्वेशन लॉज भी फिजिक्स के बहुत फंडामेंटल स्टडी का पार्ट है। ठीक है, और हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे
हम ये देखेंगे कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कई बार केवल कंजर्वेशन लॉ की नॉलेज की वजह से बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। ओके, अब जो आखिरी चीज है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको केवल एक हाई लेवल पे बता रहा हूं क्योंकि बुक में मेंशन्ड है, इज द सिमेट्री। ओके, एक्चुअली देयर आर mathematical models created, okay, which is beyond the scope of what we are going to study in 11-12, and these models prove the certain symmetries in nature. Okay, and these symmetries allow us to explain the conservation laws more accurately. Okay, we cannot get into those theories, but we just need to know that the symmetry in the nature allows for explanation of conservation laws. Okay, so conservation laws के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। उसके जबकि मास और एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज है, आप ये जानते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल स्केलर क्वांटिटी ही कंजर्व हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज विच आल्सो गेट कंजर्व्ड। ओके, लाइक लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको मोमेंटम नहीं पता है तो घबराइए मत, मास इनटू वेलोसिटी होता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटीज भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कंजर्व होती हैं नेचर। ओके, और जो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है स्पेशली, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये एक्चुअली हम हमेशा ये बोलते हैं कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस है तभी कंजर्व होती है एनर्जी, बट वो एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है बोलने का। द ट्रूथ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, it always is true. Okay, now we talked about symmetry in nature. Again, आपको समझ नहीं भी आता है अगर ये वाला जो सेक्शन है, I wouldn't worry so much, okay, but I will still try to explain. Okay, so there are mathematical models created by Lagrange and other scientists. Okay, and what they have shown in those mathematical models is that certain values, okay, we can change those values in a certain way and still the results do not change. Okay, I will give you one example from what you already know, right? In the motion chapter in class 9, you studied about that the motion is relative, right? You studied that if you make measurements on a plane of reference, which we call as the inertial frame of reference, which is moving versus one which is not moving, the laws of motion will be true in either, right? You remember you have studied that? माही, आपको याद है ये चीज कि relative होता है motion और we can make measurements from even a moving plane? Yes, sir. राइट? तो ये हमें क्या जताता है? ये बताता है कि लॉज ऑफ मोशन स्टेशनरी प्लेन या मूविंग प्लेन पे एक ही होता है। एक्चुअली कोई स्टेशनरी प्लेन होता ही नहीं है रियलिटी में, राइट? लेकिन वो मोशन अगर हम हर एक चीज की वेलोसिटी एक ही अमाउंट से बढ़ा दें या घटा दें तो भी यूनिवर्स एक जैसा ही दिखेगा, राइट? तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी को लेकर एक सिमेट्री है यूनिवर्स में। तो इसी तरीके से देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सिमेट्रीज दैट वी शुड अंडरस्टैंड। वन सिमेट्री इज अबाउट इनवेरिएंस ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम सारे टाइम में वर्ल्ड के एक कांस्टेंट ऐड कर दें या रिमूव कर दें तो भी वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली व्हाट मैटर्स इज द टाइम इंटरवल। ओके, सिमिलरली अगर हम हर एक चीज को बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन द सेम डिस्टेंस मूव कर दे तभी भी यूनिवर्स एक जैसा ही दिखेगा, राइट? दैट इज नोन एज द ट्रांसलेशनल सिमेट्री। आपने ट्रांसलेशन कर दिया, ट्रांसलेशन इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
और अगर हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक साथ रोटेट भी कर दें तो भी वो एक जैसा ही दिखेगा रिलेटिव, राइट। इसको बोलते हैं आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रोपी मींस इक्वल होना, राइट। सो स्पेस हर तरफ से इक्वल, ओके। तो ये जो सिमेट्रीज हैं तीन, इनको हम रिलेट कर सकते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन। जैसे कि टाइम इनवेरिएंस किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ट्रांसलेशन सिमेट्री इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। ये चीज हम अपने न्यूमेरिकल्स में आगे कुछ यूज नहीं होना है, ठीक है, ये केवल समझने के लिए, ओके। Now, a small question here is कि does somebody know about E is equal to mc square? आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन, आपने सुना है इसके बारे में? E is equal to mc square? मानवी आप बताइए, सुना है इसके बारे में? Yes, sir. हाँ, तो ये बताता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, राइट, वो देखा जाए तो हमेशा सच नहीं रहा। सो मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड नाउ, राइट, दैट इज आवर न्यू अंडरस्टैंडिंग। बट इज एनर्जी कंजर्व्ड? एनर्जी इज स्टिल कंजर्व्ड. Actually, the new viewpoint is that mass is also a form of energy. Again, this is only for your understanding. In our 11th, 12th, we will never use it like this. We will use conservation of mass and conservation of energy as two separate principles. Okay, this is only to give you an idea that where the physics has moved, right? But we will continue to study at a level which makes sense at our 11th, 12th level. Okay, this is only to know. Now let's quickly do a few questions and then we can close the session for today and we will move on to the next chapter from the next time. Okay, which will be a lot more interesting actually than this, because this is just theory. Okay. Okay, so what we have to do is that you have to tell me that is it reductionism या unification है, कौन सा है ये? ठीक है, एक एक करके सब कोशिश करना बताने। एक्सप्लेनिंग द रोटेशनल डायनेमिक्स एज अ कलेक्शन ऑफ सर्कुलर ट्रांसलेशन ऑफ ऑल इट्स पार्टिकल अराउंड अ पिवट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि रोटेशनल डायनेमिक्स जो है किसी चीज के रोटेशन को इस बेसिस पे एक्सप्लेन करना कि उसका हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये रिडक्शनिज्म है या यूनिफिकेशन है? माही बताइए। Reductionism. ये रिडक्शनिज्म है, वेरी गुड। एक्सप्लेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। मानवी आप बताइए। मानवी, नैना? सर ये यूनिफिकेशन नहीं, देखिए एक कॉम्प्लेक्स चीज को हम सिंपलर चीज पे बता रहे हैं। देखिए सिंपल बात ये है कि जो ऊपर चीज है ये सिंपलर काइनेटिक एनर्जी, सिंपलर कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ। ओके, नाउ एक्सप्लेनिंग द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल with the same universal law that govern the motion of moon around the earth. Sir, unification. Unification, क्योंकि ये अलग अलग चीजों को एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। Explaining the behavior of light based on interaction of electric and magnetic fields. सर ये भी यूनिफिकेशन है? ये भी यूनिफिकेशन है। क्यों कहेंगे आप ऐसा? क्योंकि सर ये दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ रहा है।
जैसे कि आपने अभी बताया। हाँ नहीं, देखिए ये जोड़ नहीं रहा है, ये कर क्या रहा है, ये लाइट को एक्सप्लेन कर रहा है दो चीजों के बेसिस पे, इस पे और इस पे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये और ये यूज किया, हमने इन दोनों को अभी भी जोड़ा नहीं है, केवल इससे भी एक्सप्लेन किया और इससे भी एक्सप्लेन किया। तो ये सिंपलर कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हमने लाइट को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये रिडक्शन हो गया। लेकिन फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। Establishing the electric force and magnetic force are caused by the charges and their motion. तो ये जो फोर्स है, ये एक फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन है, दोनों को हम चार्जेस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दो चीजों को एक चीज से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स चीज को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड विद सिंपल एंड स्मॉलर, ओके, उसको तो कहते हैं रिडक्शन। और सिंपलर चीजों को जोड़कर, सिंपल प्लस सिंपल जोड़कर एक टोटल सिंगल थियरी बनाने को कहते हैं यूनिफिकेशन, राइट। तो ये देखने में एक जैसे लगते हैं या ऑपोजिट लगते हैं, बट ये अलग अलग है, रिलेटेड है बट अलग अलग, ठीक है। चलिए अब ये क्विकली जो हमने सिमेट्री की बात की थी, ये मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस कौन से कंजर्वेशन के बारे में बताता है? सर कंजर्वेशन ऑफ आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस कि घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कंजर्व होता है? सेकंड वाला। सॉरी आई कांट हियर यू। The conservation of angular momentum. एब्सोल्युटली, ओके। टाइम इनवेरियंस किस चीज के बारे में बताता है? Conservation. सर कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। Conservation of energy, okay. So third is what is left, right? So translation symmetry, conservation of linear momentum के बारे में बताता है, okay. यस सर। What are the four fundamental forces? List them in increasing order of their strength. तो सबसे वीक बताइए सबसे पहले। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन है, ओके। ग्रेविटेशन सबसे वीक है। उससे ऊपर कौन सी है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। और उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सबसे ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके, वेरी गुड। दिस इज द फाइनल थिंग, ट्रू और फॉल्स बताइए। थियरी स्टेटेड विदाउट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड एम्पिरिकल डेटा इज अ वायलेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड नॉट एक्सेप्टेबल। ट्रू फॉल्स? बताइए ट्रू फॉल्स। सर ट्रू। नो फॉल्स, दैट्स व्हाट वी सेड ना, हम एक थियरी बिना डेटा के भी बना सकते हैं, बाद में डेटा से वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है। इंटरप्ले है तो फ्लेक्सिबल है हमारा सिस्टम, राइट। The method of science allows for making, approximating and neglecting less scientific effects while studying more scientific phenomena in that context. True, false? हम चीजों को निगलेक्ट करके जो कम सिग्निफिकेंट है क्या स्टडी कर सकते हैं साइंस की?